नमस्कार, मैं हूं प्रखर श्रीवास्तव। हमारे खास कार्यक्रम पूरा सच में आपका स्वागत है। और खबरों की दुनिया में पूरा सच बहुत जरूरी होता है, क्योंकि झूठ से भी खतरनाक होता है अधूरा सच, और उसी तरह खतरनाक होती है अधूरी खबर। इसलिए हर खबर का पूरा सच हम आपको बताएंगे, वो भी तथ्यों, तर्कों और सबूतों के साथ। तो आइए बिना देर किए देखते हैं पूरा सच। तो देश में 17वें उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर सरगर्मियां जारी हैं। चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, दोनों ही अपने अपने उम्मीदवारों के पक्ष में समर्थन जुटाने की कवायद में लगे हुए। हालांकि उपराष्ट्रपति चुनाव में वोटों के गणित में ज्यादातर मौकों पर सत्ता पक्ष का ही पलड़ा भारी रहा है, और इस बार भी ऐसा ही नजर आ रहा है। बावजूद इसके 4 मौकों को छोड़ दिया जाए तो हर बार देश के दूसरे शीर्ष संवैधानिक पद के लिए आमने सामने का चुनावी मुकाबला हुआ है। मतलब 4 मौके ऐसे आए जब उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित कर लिया गया। 9 अगस्त यानी कल होने वाले, माफ कीजिएगा 9 सितंबर यानी कल होने वाले उपराष्ट्रपति चुनाव में भी सत्ताधारी बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए और विपक्षी दलों के उम्मीदवार के बीच मुकाबला होना है, जिसका नतीजा भी कल ही आ जाएगा। और देश को कल कौन नया उपराष्ट्रपति इस देश का बनेगा, ये भी कल देश को मालूम पड़ जाएगा। और इस बार उपराष्ट्रपति चुनाव में सत्ता पक्ष एनडीए के सीपी राधाकृष्णन और विपक्षी इंडी गठबंधन के सुदर्शन रेड्डी के बीच मुकाबला है। एनडीए को नंबर गेम के सहारे राधाकृष्णन की जीत उनकी करीब करीब तय नजर आ रही है, लेकिन विपक्षी उम्मीदवार सुदर्शन रेड्डी को सांसदों की अंतर आत्मा की आवाज पर भरोसा है। तो आज पूरा सच में हम आपको बताएंगे क्या कहता है वोटों का गणित और किस लिहाज से महत्वपूर्ण है ये उपराष्ट्रपति पद का चुनाव। साथ ही हम आपको बताएंगे उपराष्ट्रपति चुनाव की पूरी प्रक्रिया और इससे संबंधित नियमों में हुए बदलाव। हम ये भी बताएंगे कि 1952, 1957, 1979 और 1987 के उपराष्ट्रपति चुनाव में कैसे हुआ निर्विरोध निर्वाचन। तो देखते हैं पूरा सच पूरे विस्तार के साथ। तो उपराष्ट्रपति पद के लिए 9 सितंबर यानी कल मतदान होना है, जिसे लेकर एनडीए और इंडी गठबंधन के खेमों में सरगर्मियां तेज हैं। मतदान कल सुबह 10 बजे शुरू होगा और शाम 5 बजे तक वोटिंग होगी। इसके बाद वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी और इस चुनाव में जीत किसकी होगी ये तो तय है, लेकिन जीत का अंतर बड़ा करने के लिए एनडीए पूरा जोर लगा रहा है। निर्दलीयों और तटस्थ दलों को अपने साथ लाने की रणनीति पर काम किया गया है, क्योंकि एनडीए की एक वोट पर नजर है। एनडीए ने महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया है, जबकि विपक्षी गठबंधन ने सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस सुदर्शन रेड्डी को अपना उम्मीदवार बनाया है। खास बात यह है कि दोनों ही उम्मीदवार दक्षिण भारत के हैं। एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन तमिलनाडु से हैं, तो वहीं विपक्षी गठबंधन के उम्मीदवार सुदर्शन रेड्डी तेलंगाना से। इंडी गठबंधन अपने घटक दलों को एकजुट रखने के साथ साथ कुछ अतिरिक्त संख्या जुटाने की उम्मीद लगाए। मतलब साफ है कि उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए एनडीए और इंडी गठबंधन ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। संख्या बल चूंकि एनडीए उम्मीदवार के पक्ष में है, इसलिए विपक्षी गठबंधन के उम्मीदवार सुदर्शन रेड्डी ने वीडियो अपील जारी करके विपक्षी सांसदों को साधने के लिए अंतर आत्मा की आवाज, जो कभी इंदिरा गांधी ने दी थी, उसी अंतरात्मा की आवाज का सहारा लेकर अपनी संख्या बढ़ाने का दाव चला है। वहीं बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व सीपी राधाकृष्णन की जीत के मार्जिन को बढ़ाने के लिए तमाम दलों का समर्थन जुटाने की कवायद कर रहा है। विपक्ष के उम्मीदवार वी सुदर्शन रेड्डी के सभी को राष्ट्रपति में मतदान करना चाहिए वाले बयान के बारे में पूछे जाने पर एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन ने बहुत ही संक्षेप में कहा कि हां, सभी लोग राष्ट्रहित में रुचि ले रहे हैं। आप भी सुनिए उपराष्ट्रपति पद के दोनों उम्मीदवारों ने क्या कहा, फिर हम आपको बताएंगे आंकड़ों में किसे है बढ़त और कौन छूट रहा है पीछे। Thank you very much. Yes, everybody is taking the interest only in the nation. Yes. Okay, thank you. यहाँ केवल उपराष्ट्रपति के लिए वोट नहीं है, यहाँ भारत की आत्मा के लिए वोट है। आइए हम सब मिलकर अपने गणतंत्र को मजबूत बनाएं और एक ऐसी विरासत बनाएं
जिस पर आने वाली पीढ़ियां गर्व कर सके। दरअसल अंतरात्मा की आवाज पर मतदान की बात इसलिए कही जा रही है क्योंकि राष्ट्रपति चुनाव की तरह ही उपराष्ट्रपति चुनाव में भी वोटिंग के लिए कोई भी राजनीतिक दल व्हिप जारी नहीं कर सकता। उपराष्ट्रपति चुनाव में प्रत्येक वोटर अपनी इच्छा से जिसे चाहे वोट दे सकता है और वोट नहीं भी दे सकता है। मतदान गुप्त होगा। ऐसे में असली तस्वीर तो कल शाम को ही सामने आएगी, जब वोटों की गिनती के बाद देश के नए उपराष्ट्रपति के नाम का ऐलान होगा। तो संविधान के अनुच्छेद 66 के मुताबिक भारत में उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से मिलकर बनने वाले इलेक्टोरल कॉलेज यानी निर्वाचक मंडल के जरिए किया जाता है। निर्वाचक मंडल में लोकसभा के 543 और राज्यसभा के 233 निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। साथ ही राज्यसभा के 12 मनोनीत सदस्य भी उपराष्ट्रपति चुनाव के निर्वाचक मंडल का हिस्सा होते हैं। इस तरह निर्वाचक मंडल में कुल 788 सदस्य होते हैं, लेकिन वर्तमान में लोकसभा में सांसदों की संख्या 542 है और एक सीट खाली है यहां पर, जबकि राज्यसभा में 245 सांसदों में से 6 सीटें इस वक्त खाली हैं। इस तरह इस बार के उपराष्ट्रपति चुनाव में निर्वाचक मंडल में लोकसभा और राज्यसभा दोनों मिलाकर 781 सदस्य हैं। यानी उपराष्ट्रपति चुनाव में इस बार 781 सांसद मतदान कर सकते हैं और बहुमत के लिए मैजिक फिगर 391 सांसदों को समर्थन की जरूरत है। ये मैजिक फिगर कहलाएगा। अगर सभी सांसद पार्टी लाइन पर वोट करें तो एनडीए उम्मीदवार राधाकृष्णन के पक्ष में 428 सांसदों का समर्थन साफ साफ दिख रहा है इस वक्त तक, जबकि विपक्षी उम्मीदवार के पक्ष में सिर्फ 318 सदस्यों का समर्थन ही दिख रहा है। इनके अलावा 35 सांसद किधर जाएंगे, अब ये कहना मुश्किल है, लेकिन आंकड़े बता रहे हैं कि एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन का उपराष्ट्रपति बनना करीब करीब तय है। लेकिन देश का नया उपराष्ट्रपति कौन होगा, इसकी औपचारिक घोषणा के लिए हमें कल शाम तक का इंतजार करना होगा। तो एनडीए उम्मीदवार की जीत का मार्जिन बढ़ाने के लिए एनडीए के सहयोगी दल भी एक्टिव नजर आए और उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर शिवसेना सांसद श्रीकांत शिंदे के आवास पर पार्टी सांसदों को उपराष्ट्रपति चुनाव की मतदान प्रक्रिया की जानकारी देने के लिए बैठक की गई। तो वहीं जेडीयू सांसद कौशलेंद्र कुमार के आवास पर भी जेडीयू संसदीय दल की बैठक हुई, जिसमें उपराष्ट्रपति पद के लिए एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन भी शामिल हुए। जीत का अंतर बड़ा हो इसलिए उपराष्ट्रपति चुनाव के पहले बीजेपी ने भी सांसदों के लिए 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया था, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हुए थे। सबसे पीछे की सीट पर जाकर वो बैठे थे और इस दौरान ट्रेनिंग सेशन में सांसदों को बैलेट पेपर पर सही निशान लगाने, चुनावी अधिकारी की ओर से दिया गया पेन का इस्तेमाल करने और बैलेट पेपर को सही तरीके से मोड़कर बॉक्स के अंदर डालने की जानकारी दी गई, ताकि मतदान के दौरान किसी तरह की कोई भी त्रुटि गलती ना हो और कोई भी वोट बर्बाद नहीं हो। हालांकि एनडीए सांसदों को उम्मीद है कि एनडीए उम्मीदवार को वास्तविक संख्या से ज्यादा वोट मिलेंगे। आप भी सुनिए एनडीए सांसदों ने उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर क्या कहा। उपराष्ट्रपति चुनाव में कितने बड़े बहुमत से हम बहुत बढ़िया बहुमत से आ रहे हैं। पूरा एनडीए के साथ और भी लोग हमको वोट कर रहे हैं। कल उपराष्ट्रपति का चुनाव है और जनता दल यूनाइटेड के लोकसभा और राज्यसभा के सभी सांसद आज यहां एकत्रित हुए थे। एनडीए के राष्ट्रपति के उम्मीदवार हैं राधाकृष्णन साहब, वो भी आए थे और उनकी भी सब लोगों से बातचीत हुई है। सभी सांसदों का मत जो है वैध हो, उसकी तैयारी हो गई है। आप देखोगे कल जो एनडीए का नंबर है उससे कई ज्यादा नंबर आपको कल देखने के लिए मिलेगा। उधर उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले विपक्षी सांसदों को भी वोट कैसे डाला जाए इसकी प्रक्रिया समझाई गई। संसद भवन के संविधान सदन में दोपहर को एक मॉक पोल करवाया गया ताकि वोटिंग के समय विपक्षी सांसदों को कोई भी परेशानी ना हो।
इसमें इंडिया अलायंस के बड़े नेता सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, अखिलेश यादव समेत विपक्षी सांसद इस अभ्यास सत्र में, इस मॉक पोल में मौजूद रहे। विपक्ष चाहता है कि उसके सभी सांसद मतदान प्रक्रिया से पूरी तरह से वाकिफ हों, परिचित हों। विपक्षी नेताओं का कहना है कि इस तरह का अभ्यास चुनाव के दिन किसी भी तरह की तकनीकी गलती या भ्रम की स्थिति से बचने के लिए बहुत जरूरी है। आप भी सुनिए इस मॉक ड्रिल पर विपक्ष के नेताओं ने क्या कहा। Tomorrow we have all important elections for the office of the Vice President of India, and therefore today the opposition MPs have come to discuss the plans for tomorrow, and very positive atmosphere that I can see. एकजुट रहेगा और बहुत ही आप देखेंगे क्योंकि अंतर बहुत कम है, तो हमें उम्मीद है कि हमारे जो प्रत्याशी हैं इसीलिए मॉक ड्रिल कराई गई थी, जिससे कि कोई भी संभावना गलत वोटिंग की ना हो पाए। कैंडिडेट हैं माननीय रेड्डी साहब, वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग नहीं करते हैं। सबसे अच्छी बात ये है वो जस्टिस हैं। तो इसमें क्या है कि जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं हमारे देश के, वो राज्यसभा के भी चेयरमैन होते हैं, और राज्यसभा के चेयर पे जो बैठते हैं उनको बायस्ड नहीं होना चाहिए। ऐसे में अगर सभी सांसद, चूंकि इसमें व्हिप जारी होता नहीं है, सब लोग अपने अपने विवेक से वोट करते हैं, इसलिए हम लोग अपील कर रहे हैं सभी सांसदों से कि एक न्यूट्रल व्यक्ति को अगर आप लोग चुनेंगे हमारे देश के वाइस प्रेसिडेंट के रूप में, तो सबके साथ वो न्याय कर पाएंगे। या तो उपराष्ट्रपति चुनाव से ठीक पहले सियासी गहमा गहमी तेज है। इस बीच के चंद्रशेखर राव की पार्टी बीआरएस और नवीन पटनायक की पार्टी बीजू जनता दल यानी बीजेडी ने वोटिंग से एक दिन पहले अपने पत्ते खोल दिए। बीआरएस और बीजेडी ने साफ कर दिया है कि वो उपराष्ट्रपति चुनाव में शामिल नहीं होंगी। ये दोनों पार्टियों के इस दाव से एनडीए कैंडिडेट की राह आसान हो गई है। और आप भी सुनिए बीजेडी और बीआरएस नेताओं का क्या कहना है इस बारे में। हमारे माननीय अध्यक्ष पार्टी के श्री नवीन पटनायक जी ने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से विचार विमर्श किए, पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी के साथ विचार विमर्श किए, सांसदों से विचार विमर्श किए, और उसके बाद बीजू जनता दल ने यह निष्कर्ष लिया है कि हम होने वाले कल के उपराष्ट्रपति जी के चुनावों से हम एब्सटेन रहेंगे। बीजू जनता दल, एनडीए और इंडिया अलायंसेस दोनों तरफ से हम इक्विडिस्टेंट हैं, समादुरत्व हम लोग रखते हैं, और हम 4.5 करोड़ उड़ीसा वासियों के लिए और उड़ीसा के विकास के लिए कार्यरत हैं। इलेक्शन से दूर रहने का फैसला हमने लिया। हमारे जो राज्यसभा मेंबर हैं उनसे सबसे कंसल्ट करने के बाद हमने ये फैसला लेना था। पार्टी में चर्चा करके केसीआर जी ने फैसला ले लिया। दरअसल पार्टियों का अपने अपने रुख का खुलासा इसलिए कर रही हैं क्योंकि कल ही उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान और मतगणना होनी है। तो क्या है उपराष्ट्रपति चुनाव में मतदान और मतगणना की पूरी प्रक्रिया, और उपराष्ट्रपति चुनाव में जीत के लिए उम्मीदवार को कितने वोटों की जरूरत होती है, क्या होता है निर्वाचन के लिए कोटा। आइए आपको बताते हैं इन सारे सवालों के जवाब और उपराष्ट्रपति मतदान की प्रक्रिया का पूरा सच। तो उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए संसद भवन में एक कक्ष मतदान स्थल के रूप में तय किया जाता है। उपराष्ट्रपति चुनाव में मतदान करने का तरीका राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति निर्वाचन नियम 1974 के नियम 17 में स्पष्ट तौर पर दिया गया है। मतपत्र में उम्मीदवारों के नाम तो होते हैं, लेकिन इसमें कोई भी निर्वाचन प्रतीक नहीं होता, कोई चुनाव चिन्ह नहीं होता। मतपत्र में 2 कॉलम होते हैं, एक तरफ उम्मीदवार का नाम और दूसरी तरफ वरीयता क्रम दर्शाने का कॉलम होता है। वोट देते समय निर्वाचक उम्मीदवार के नाम के सामने वरीयता अंकित कर सकते हैं, जो भारतीय अंकों के अंतर्राष्ट्रीय रूप या रोमन या किसी भी भारतीय भाषा में प्रयोग किए जाने वाले रूप में दर्शाई जा सकती है, लेकिन शब्दों में, वर्ड्स में अंकित ये संख्या नहीं की जा सकती। उपराष्ट्रपति चुनाव में किसी मतपत्र के वैध होने के लिए सिर्फ प्रथम वरीयता अंकित करना अनिवार्य है, जबकि अन्य को अंकित करना वैकल्पिक है, ऑप्शनल है। लेकिन अगर पहली पसंद ना लिखी जाए या एक से अधिक प्रत्याशियों के नाम के आगे पहली पसंद लिख दी जाए तो मत जो होता है, जो वोट होता है, वो अवैध घोषित कर दिया जाता है। 1974 का नियम 21 कहता है कि मतदान समाप्त होने के बाद पीठासीन अधिकारी जल्द से जल्द उम्मीदवारों या उनके अधिकृत प्रतिनिधियों की मौजूदगी में
मतपेटी को बंद और मुहर बंद कर देगा। तो मतदान प्रक्रिया पूरी होने के बाद उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए मतगणना होती है, जो आमतौर पर उसी दिन होती है जिस दिन मतदान किया जाता है। जैसे कल वोटिंग होगी तो कल ही इसकी गिनती भी होगी। तो मतगणना के दौरान सबसे पहले रिटर्निंग अधिकारी डाले गए बैलेट पेपर्स यानी मतपत्रों की जांच करते हैं और अवैध मतपत्रों को इसमें से अलग कर देते हैं। फिर वैध जो लीगल मतपत्र हैं उनमें दर्शाई गई प्रथम वरीयता के मुताबिक चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों के बीच उनके लिए रखे अलग अलग ट्रे में इन मतपत्रों को रखा जाता है। इसके बाद रिटर्निंग अधिकारी हर उम्मीदवार को मिले वैध वोटों को उनका जोड़ करता है, कैलकुलेशन करता है। फिर चुनाव लड़ रहे सभी उम्मीदवारों को मिले जो लीगल वोट्स होते हैं उनको जोड़ा जाता है। और उपराष्ट्रपति चुनाव भी चूंकि अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली से होता है, इसलिए निर्वाचित घोषित होने के लिए डाले गए लीगल वोटों का आधे से अधिक प्राप्त करना बहुत जरूरी है। इसे कोटा कहा जाता है। कुल वैध वोटों को 2 से भाग देकर और भागफल में 1 जोड़कर अगर कोई शेष हो तो उसे गिनती में लेकर कोटा निकाला जाता है। मान लीजिए कि सभी उम्मीदवारों को मिले वैध वोटों का जोड़ 787 है, तो इसमें 2 से भाग देने और भागफल में 1 जोड़ने के बाद 394 का अंक निकला और यही निर्वाचित होने के लिए अपेक्षित कोटा होगा, यानी मैजिक फिगर होगा, यानी जीतने के लिए जरूरी नंबर। उपराष्ट्रपति चुनाव में वोटों की गिनती राउंड्स में होती है। सबसे पहले सभी मतपत्रों पर दर्ज पहली वरीयता के वोट गिने जाते हैं और अगर पहले राउंड की गिनती में ही किसी उम्मीदवार ने जीत के लिए जरूरी कोटा हासिल कर लिया तो उसकी जीत हो जाती है। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो दूसरे राउंड की गिनती होती है। अब जिस उम्मीदवार को पहले राउंड में सबसे कम वोट मिले थे, दूसरे राउंड की गिनती में उसे बाहर कर उसकी दूसरी वरीयता के मद जो वोट होते हैं उसको उसकी जो वैल्यू होती है, मूल्य होता है, उसको अन्य उम्मीदवारों को ट्रांसफर कर दिया जाता है। तब जब ये 2 से ज्यादा अगर उम्मीदवार हों, यानी ये वोट अब उन उम्मीदवारों को चले जाते हैं जिसे हर बैलेट में दूसरी वरीयता मिली थी। और ये प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक कोई भी उम्मीदवार अपेक्षित कोटा हासिल नहीं कर लेता है या मैदान में सिर्फ एक ही उम्मीदवार नहीं रह जाता है। और अब तक हुए 16 उपराष्ट्रपति चुनाव की बात करें तो किसी भी चुनाव में मतपत्रों में दर्ज दूसरी वरीयता को गिनने की जरूरत ही नहीं पड़ी। हमने तो सिर्फ इसलिए बताया कि नियम है, इसलिए पूरा नियम हम आपको बता देते हैं, उसका पूरा सच बता देते हैं। और मतगणना के पहले दौर में ही चुनाव का फैसला आज तक होता रहा है। तो यह जानना भी जरूरी है कि पहले, दूसरे, 7वें और 9वें उपराष्ट्रपति चुनावों में चुनाव की जरूरत ही नहीं पड़ी थी और ये चुनाव जो हुए थे इसमें निर्विरोध निर्वाचन हुआ था। तो इस बीच इंडी गठबंधन के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी और आरजेडी प्रमुख लालू यादव के बीच हुई मुलाकात पर सियासत भी गर्मा गई है। इस मुलाकात पर बीजेपी की तरफ से करारा प्रहार किया गया है। पहले तो बीजेपी आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय ने दोनों की तस्वीर शेयर कर इस मुलाकात पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ खराब छवि की बात नहीं है, बल्कि एक उच्च संवैधानिक पद की उम्मीदवारी करने वाले व्यक्ति की सार्वजनिक जीवन में ईमानदारी पर सवाल ये तस्वीर उठाती है। फिर बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा कि क्या सुदर्शन रेड्डी देश की आत्मा को बचाने के लिए लालू प्रसाद यादव से मिल रहे हैं, जो चारा घोटाला मामले में दोषी हैं। आप भी सुनिए रविशंकर प्रसाद ने क्या कहा। जब कोई जज चुनावी अखाड़े में आता है और कुछ बड़ी बड़ी बातें करते हैं तो सवाल तो उठेंगे। अब देखिए उनका आज का स्टेटमेंट है, एक अखबार में छपा है, वोट फॉर मी टू सेव सोल ऑफ द नेशन, अपोजिशन वीपी पिक। और देश के कॉन्शियंस को बचाने के लिए बहुत बड़ी बड़ी बातें की गई है। ये देखिए, देश के सोल को बचाने के लिए वो किससे मिल रहे हैं? लालू प्रसाद से। लालू प्रसाद फॉर्डर स्कैम में कन्विक्टेड हैं। मेरा उस सारे मामले को उजागर करने में कुछ भूमिका रही है, आपको पता होगा। ही इज कन्विक्टेड। आप किस तरह के रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज हैं? जो व्यक्ति कन्विक्टेड है, किसमें? स्कैम में, करप्शन में,
आप जाके उनसे मिलते हैं। लालू प्रसाद जी इज नॉट ए मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, वो वोटर भी नहीं है। तो फिर क्या देश के आत्मा को प्रतिष्ठित करने की आप बात कर रहे हैं? तो पूरा सच में वक्त है ब्रेक का, और ब्रेक के बाद बताएंगे पहले उपराष्ट्रपति चुनाव से लेकर 16वें उपराष्ट्रपति चुनाव तक की पूरी कहानी। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। पता है कल जो है मेरे घर पर NSO के अधिकारी आए थे, मैंने तो उन्हें सारी सही जानकारी दे दी। हाँ मेरे घर पे भी आए थे। अच्छा? तो मैंने भी उनको सारी जानकारी दी। ये NSO क्या है और क्या जानकारी दी आप लोगों ने उन्हें? अरे NSO यानी नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, जो इस समय पूरे देश में हाउस होल्ड हेल्थ एक्सपेंडिचर सर्वे कर रहा है, जिसके अंतर्गत पूछा जा रहा है कि पिछले 1 साल में किस तरीके की बीमारियां हुई हैं, कितना खर्चा आया है और बीमा का फायदा हुआ या नहीं। और अगर किसी घर में महिला माँ बनी है, कोई टीकाकरण की गई जाँचें और डिलीवरी किसके द्वारा हुई, कहाँ हुई, और सबसे जरूरी बात, माँ और बच्चा सुरक्षित है या नहीं। और ऐसी स्वास्थ्य संबंधी जानकारियां इकट्ठी की जाती हैं और हमसे साझा की गई जानकारी के द्वारा सरकार ये तय करती है कि आने वाले समय में स्वास्थ्य संबंधी नीतियां कैसी हों, सुविधाएं बेहतर कैसे बने। और सबसे महत्वपूर्ण बात, ये सारी जानकारी 100% गोपनीय रखी जाती है। हमने तो अपनी जिम्मेदारियां निभा दी, अब बारी है आपकी। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। तुम तो कमाल के आदमी हो यार, हमारा भी पैसा बढ़ा दो। सर ग्रुप पे जैसा बोला जाए बस वैसा करते जाइए। अच्छा, ये तो बहुत। अरे क्या कर दिया महाराज? आप जैसे पढ़े लिखे लोगों को ये बिल्कुल फर्जी इन्वेस्टमेंट ग्रुप का सदस्य बना करके आपको फंसा रहा है। हमको चूना लगा रहा है। बिल्कुल, आप भी कभी भी किसी अनजान सोशल मीडिया इन्वेस्टमेंट ग्रुप में बिल्कुल न जुड़े। और यदि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना हो तो हमेशा सेबी अप्रूव्ड ऐप से ही करें। शिकार होने पर ये नंबर पे फोन कीजिए 1930, या फिर ये जो वेबसाइट दिया है ना नीचे www.cybercrime.gov.in, आपकी स्क्रीन पर वहाँ शिकायत जो है आप दर्ज करें। इच्छाओं की कोई उम्र नहीं होती, आज हो या कल आंखों में हरदम चमकती, कल भी रहे आज के ठाट, ना हो टेंशन रिटायरमेंट के बाद, हाँ करनी है तैयारी NPS जरूरी है। 22 सितंबर नवरात्रि के पहले दिन से मातृशक्ति के लिए उपहार। घर के रोजमर्रा के सामान पर प्री GST दौर में लगता था 27% तक टैक्स, वो अब केवल 5%। कम टैक्स, ज्यादा बचत। नेक्स्ट जेन GST। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर। MDH गरम मसाला, असली मसालों से भरा हूँ मैं, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। तो ब्रेक के बाद पूरा सच में आपका फिर से स्वागत है। अब आइए आपको बताते हैं कि उपराष्ट्रपति चुनाव का इतिहास क्या है। अगर आप तक हुए उपराष्ट्रपति चुनावों पर नजर डालें तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन 1952 और 1957 के चुनाव में निर्विरोध चुने गए थे। इसके अलावा 1979 में मोहम्मद हिदायतुल्लाह और 1987 में डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा भी निर्विरोध निर्वाचित हुए थे। लेकिन अगर इन 4 चुनावों को छोड़ दें तो बाकी सभी उपराष्ट्रपति चुनाव में आमने सामने का मुकाबला हुआ, कभी कांटे का तो कभी एक तरफा। तो आइए एक नजर डालते हैं अब तक हुए सभी उपराष्ट्रपति चुनाव के नतीजों पर, किसे मिले कितने वोट और किसने कितने बड़े अंतर से हासिल की जीत। तो 1952 के चुनाव में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और जनाब शेख खादिर हुसैन ने नामांकन किया था, लेकिन खादिर हुसैन का नामांकन खारिज हो गया था और इस तरह से डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन निर्विरोध निर्वाचित हुए। 1957 के उपराष्ट्रपति चुनाव में भी एक बार फिर डॉक्टर राधाकृष्णन निर्विरोध निर्वाचित हुए। अब बात 1962 में तीसरे उपराष्ट्रपति चुनाव की। इसमें डॉक्टर जाकिर हुसैन ने
एनसी सामंत सिंगर को 550 से ज्यादा वोटों के अंतर से हराया। अब बात 1967 में चौथे उपराष्ट्रपति चुनाव की। इसमें दिलचस्प मुकाबला हुआ जब वीवी गिरी और प्रोफेसर हबीब आमने सामने थे और इस चुनाव में वीवी गिरी को 483 वोट मिले जबकि प्रोफेसर हबीब को 193 वोट मिले। पांचवा उपराष्ट्रपति चुनाव 1972 के बजाय 1969 में ही कराना पड़ा क्योंकि 1969 में तीसरे राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन के निधन के बाद वीवी गिरी कार्यवाहक राष्ट्रपति बने। बाद में उन्होंने कार्यवाहक राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया और राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा। ऐसे में उपराष्ट्रपति का पद खाली हो गया और चुनाव करवाना पड़ा। 1969 में पांचवें उपराष्ट्रपति चुनाव में 6 उम्मीदवार थे लेकिन गोपाल स्वरूप पाठक ने मतगणना के पहले ही राउंड में 400 प्रथम वरीयता के वोट हासिल कर शानदार जीत दर्ज की। 1974 में हुए छठे उपराष्ट्रपति चुनाव में भी बीडी जत्ती और एनई होरो के बीच मुकाबला हुआ जिसमें बीडी जत्ती ने 521 वोट हासिल कर जीत दर्ज की जबकि एनई हीरो को 141 वोट मिले। 1979 में हुए सातवें उपराष्ट्रपति चुनाव में मोहम्मद हिदायतुल्लाह निर्विरोध निर्वाचित हुए। आठवां उपराष्ट्रपति चुनाव 1984 में हुआ। इस चुनाव में आर वेंकटरमण ने बापू चंद्रसेन कांबले को 301 वोटों के अंतर से हार दी। आर वेंकटरमण का कार्यकाल 30 अगस्त 1989 तक था लेकिन जुलाई 1987 में राष्ट्रपति चुने जाने के बाद उन्होंने उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया और इस तरह 1987 में 9वां उपराष्ट्रपति चुनाव कराना पड़ा। इस चुनाव में 27 उम्मीदवारों ने नामांकन किया था लेकिन सिर्फ डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा का नामांकन ही वैध माना गया और उपराष्ट्रपति वो निर्विरोध निर्वाचित हो गए। आइए देखते हैं अगले चुनाव के बारे में। तो 10वां उपराष्ट्रपति चुनाव हुआ था। KR नारायण और काका जोगिंदर सिंह उर्फ धरती पकड़ जो हर चुनाव लड़ते थे तो KR नारायण को मिले 700 वोट, धरती पकड़ को मिला 1 वोट और इस तरह से KR नारायण चुनाव जीत गए। अब आते हैं अगले उपराष्ट्रपति चुनाव पे। तो 1997 में 11 उपराष्ट्रपति चुनाव जो 11वां था उसमें कृष्णकांत ने सुरजीत सिंह को चुनाव में हराया। अब बात करते हैं 12वें उपराष्ट्रपति चुनाव की। तो 12वें उपराष्ट्रपति चुनाव में भैरव सिंह शेखावत ने सुशील कुमार शिंदे को हराया। अब बात करते हैं 13वें उपराष्ट्रपति चुनाव की। 13वां उपराष्ट्रपति चुनाव त्रिकोणीय मुकाबला था। मोहम्मद हामिद अंसारी को 455, डॉक्टर नजमा हेपतुल्लाह को 222, रशीद मसूद को 75 वोट मिले। हामिद अंसारी इस प्रकार ये चुनाव जीत गए। और 14वां उपराष्ट्रपति चुनाव मोहम्मद हामिद अंसारी सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बाद 2 बार उपराष्ट्रपति बनने वाले इकलौते दूसरे व्यक्ति थे ये और जसवंत सिंह को उन्होंने 238 वोट ही जसवंत सिंह को मिले और इस तरह से 490 वोट पाकर हामिद अंसारी चुनाव जीत गए। और 15वां उपराष्ट्रपति चुनाव बीजेपी के एम वेंकैया नायडू 516 वोट लेकर जीत गए थे और महात्मा गांधी के पोते गोपाल कृष्ण गांधी 244 वोट लेने के बाद भी चुनाव हार गए थे। अब बात करते हैं 16वां उपराष्ट्रपति चुनाव जिसमें जगदीप धनखड़ ने मार्गरेट अल्वा को चुनाव में हराया था और अब होने वाला है 17वां उपराष्ट्रपति चुनाव। तो फिलहाल पूरा सच में इतना ही। आप देखते रहिए DD न्यूज़।